बराबर। कौन है? जब मेरी क्लास हो रही है, मेरी क्लास है। हेलो। Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Shabano, welcoming all of you to our online workshop. ये वर्कशॉप्स करने का मकसद ये है कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम बच्चों की दिमागी, जहनी, स्पिरिचुअल, फिजिकल जो नशोनुमा है, होलिस्टिक जो नशोनुमा है, उस पर काम करें। जो हम फिजिकल नशोनुमा की बात करते हैं, फिजिकल वेलबींग की बात करते हैं, वो हम अपनी कंसल्टेशन से प्रोडक्ट्स वगैरह, जैसे न्यूट्रिकॉट हमारा प्रोडक्ट है, उससे हम कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं ये अपना टारगेट। लेकिन जो बच्चों की स्पिरिचुअल वेलबींग है, जो उनकी मेंटल वेलबींग है, वो पॉसिबल होगी जब मदर्स जो हैं वो एडिक्वेट एक वेलबींग के स्टेटस पे होंगी। उसके लिए हमने अपनी ये वर्कशॉप्स का सिलसिला जारी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन मोर देन 10 और दिस इज आवर 11th अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे साथ आज हिरा है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगी, विच इज द इमोशनल रेगुलेशन ऑफ मदर्स। हम लोग बच्चों को तो रेगुलेट करना चाहते हैं कि जी हमारे बच्चे अच्छा बिहेव करें, अच्छी तरह से सोशलाइज करें, अच्छी तरह से पढ़ें, हर तरह से हम अपने बच्चों को मॉनिटर करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि वो रेगुलेशन ठीक नहीं जा रही होती और उसमें बहुत सारी स्टडीज ये शो करती हैं कि बच्चे के अंदर इशू नहीं होता, इशू पेरेंटिंग में होता है या पेरेंट्स के अंदर होता है। आप लोगों ने बहुत दफा देखा होगा कि एक बैगेज हम अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से लेके चलते हैं, एक जनरेशनल ट्रॉमा लेके चलते हैं, वो गुत्थियां सुलझी नहीं होती और वो आगे फिर हम अपने बच्चों को उस तरह से चीजें ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है एंड वी हैव इनिशिएटेड ये वर्कशॉप्स एंड आई होप आप सब लोगों को इससे फायदा होगा। आई एम रियली थैंकफुल टू हिरा जिन्होंने वक्त निकाला दो छोटे बच्चों के साथ अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड हिरा ओवर टू यू। बेस्ट ऑफ लक अस्सलाम फॉर योर वालेकुम। प्रेजेंटेशन। वालेकुम अस्सलाम। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, हम दो सेशंस में डिवाइडेड हम अपना सेशन लेके चलेंगे। हमारा फर्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी अराउंड 40 मिनट्स। उसके अंदर आप लोग कोई क्वेश्चन ना पूछिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हीरा स्मूथली अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर दे। और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद एक नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, हीरा ने एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी भी सोची हुई है, तो वो हम उसमें इंशाल्लाह ताला करेंगे। लेकिन आपके जो भी क्वेरीज वगैरह हों वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा एंड आई होप इट विल बी अ ग्रेट सेशन। इट्स रिकॉर्डेड और सून आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह करें जी हीरा। ओके, अस्सलाम वालेकुम सबको और डॉक्टर शाह आपको, और थैंक यू सो मच कि आपने जो है हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। और ये जो है आपने ये एक इस तरह का सेटअप बनाया है कि जो पहले शायद नहीं कोई सोच सकता था, कि एक हॉलिस्टिक और वो भी चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से। मैंने तो पहली फर्स्ट टाइम जो है वो ये चीज़ देखी थी और फर्स्ट टाइम है ये, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लेके चल रही है। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस ऑल द प्लेटफॉर्म एंड द कि हम सब अपनी बात यहाँ पे कर सकें, अपना डिस्कस कर सकें चीजें, और बहुत सा अपना नॉलेज शेयर कर सकें और सीख सकें एक दूसरे से। अच्छा, आवाज सबको ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक, ठीक है। चल आई स्टार्ट? जी, ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, जैसे कि बताया डॉक्टर शाह ने भी, मेरा नाम हिरा ज़ुहैब है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमएस किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूएमटी से, और उससे पहले ऑनर्स किया था किंग एडवर्ड से। और मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल की एक सब ब्रांच है, वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट 1 साल काम किया। उमंग में बहुत देर काम किया एज अ वॉलंटियर भी, फिर बाद में सीनियर काउंसलर के तौर पे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मदर ऑफ 2, प्री स्कूलर है और एक इन्फेंट है। अच्छा, आज का टॉपिक जैसे है कि हमारा इमोशनल रेगुलेशन मदर्स है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कोशिश करेंगे हम इंटरैक्टिव जो है वो मेरा है कि इंटरैक्टिव हम रहें इसमें। जो भी अभी आपके साथ साथ मैं आपसे इंटरेक्शन करूंगी, आप लोगों से थोड़ा जो है आपको इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगी, उसमें आप काइंडली चैट बॉक्स के थ्रू मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा। मैं साथ साथ आपको उसके हवाले से जो है वो बात करूंगी, और क्यूरीज और सजेशन और क्वेश्चन हम इंशाल्लाह एंड पे लेंगे। ठीक है। अच्छा, इमोशनल रेगुलेशन जैसे कि आप लोगों को नाम से जो है वो
थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि ये हमारी इमोशंस को रेगुलेट करना है, यानी उनके ऊपर कंट्रोल हासिल करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कंटेंट्स बता देती हूँ, ये देख लें आप हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। बेसिकली ये बहुत बहुत वाइड टॉपिक है। और ये जो इमोशनल रेगुलेशन किसी बच्चे की है, किसी एडल्ट की है, और बहुत सारे रोल्स में भी डिवाइड है। यहाँ पे हमने एक रोल उठाया, वो है मदर, और जो कि बहुत जो है ना, मतलब मेन पार्ट ऑफ डुओ है, मदर और चाइल्ड में से एक। तो अभी इसमें हमें मदर की इमोशनल रेगुलेशन पे बात ज्यादा करेंगे। और इसमें मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा इसको जो है ना, आप लोगों को थोड़ा बहुत इसको बता सकूं उस तरह, क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन हम इतना टच कर सकें, इतना इसको डिस्कस कर सकेंगे जिसमें आपको थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प मिल जाए और चीज़ों को समझने में, और आगे जो थोड़ी बहुत आपकी क्यूरीज या आपके सवालात ज़हन में होंगे उनको थोड़ा बहुत आपको देखने में, उनके आंसर्स ढूंढने में, इंशाल्लाह। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये जी, इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर वंस ओन इमोशनल स्टेट, यानी कि आप कोशिश करते हैं कि आप कंट्रोल हासिल कर सकें अपनी इमोशनल स्टेट का। और इसमें जैसे इमोशनल रेगुलेशन जो है, उसमें आप हमारे इमोशंस जो हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम जो है, जो उसकी स्टेट डेवलप होती है, बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर डेवलप होती है। जो हमारा चाइल्डहुड बेसिकली जो है गुजरा हुआ है, उन सब चीज़ों बेसिकली वही बिल्ड करता है आपका, वही शेप करता है आपकी इमोशनल रेगुलेशन को, फिर आपके पेरेंट की इमोशनल रेगुलेशन जो है वो शेप करती है। बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें जो है हम साथ साथ बात करेंगे। ये बेसिकली हम यहाँ पे ये बात करें कि है क्या यह एबिलिटी जो है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, हमारे इमोशनल स्टेट को। यहाँ पे बेसिकली हम ज्यादा नेगेटिव इमोशंस की ही बात करेंगे, पॉजिटिव को भी थोड़ा टच करेंगे, लेकिन नेगेटिव इमोशंस की ज्यादा बात करेंगे, जिसकी जो प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए बेसिकली। ठीक है, इसमें है कि अब इमोशनल रेगुलेशन को बहुत तरह से जो है डिस्क्राइब किया जाता है। मैंने कोशिश की है यहाँ पे दो तीन डेफिनेशंस को हम टच करें, ताकि जितना जो है वो क्योंकि हर एक जो एक फिनोमेना होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कस्टमाइज्ड होता है। हम साइकोलॉजी में देखते हैं कि एक चीज जो है, हम एक चीज डिस्क्राइब करते हैं, उसको बहुत मुख्तलिफ तरीकों से हर इंसान अपने मुताबिक भी उसको चीजों को समझता है या उसको एक्सप्लेन करता है। तो हम जो उस फिनोमेना है उसको मुख्तलिफ वर्ड्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत टच करेंगे, ताकि आप लोग जो है आपके जहन में अपनी अपनी जो एक डेफिनेशन है उसको हम जितना हो सकता है डिटेल में देख सकें। इमोशनल रेगुलेशन डिस्क्राइब्स हाउ वी मे एंड रिस्पॉन्ड टू, और सॉरी मुझे कुछ बीच में एक मिनट स्क्रीन शेयर की हुई है। ठीक है, अच्छा, मुझे इमेज पूरा नजर नहीं आ रहा, आप लोग देख रहे हैं। हाउ वी मे एंड रिस्पॉन्ड टू आवर इमोशंस, जो है ये जो फीलिंग है ये वेरी करती है डेप्थ और इंटेंसिटी में, समटाइम्स कैन बी ओवरवेलमिंग और अनमैनेजेबल। रेगुलेटिंग योर इमोशंस इज एक्नॉलेजिंग एक्सेप्टिंग योर सेल्फ while reducing the चांसेस एंगेजिंग इन अनहेल्दी बिहेवियर। अच्छा, इसमें अब आप दो तीन चीजें देखिए, मैं बारी बारी डिस्क्राइब करती हूँ। कि सबसे पहले तो है कि डिस्क्राइब करना कि हम कैसे जो हैं उसको समझें कि हमारी इमोशंस क्या है और उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे करें। ठीक है ना, यानी कि पहले तो एक समझना कि हमारी इस वक्त कौन सी इमोशन चल रही है, और फिर उस इमोशन के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गुस्सा आया हुआ है और हम लोग पहले इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं या समझ रहे हैं कि अच्छा हमें गुस्सा आ रहा है, और गुस्से का फिर हम रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं। गुस्से के बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से देते हैं। जैसे कि कोई अपने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता, चुप कर जाता है, अपने अंदर डालता है, ठीक है, उसको पैसिव पैसिव जो है रिएक्शन कहेंगे। और कुछ जो है वो वर्बली जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब इस बारे में एक्सप्रेस करते हैं नेगेटिवली, जैसे कि येलिंग है। अगर हम मदर के पर्सपेक्टिव से लें, अगर हमें बीइंग अ मदर हमें गुस्सा आता है अपने बच्चे पे, तो हम उस पे येल करते हैं, हम बैड वर्ड्स जो है वो बोलते हैं उसको, और उसके बाद कई एक्सट्रीम में जाते हैं वो, तो फिर चीजें उठा के फेंकने वाला भी एक एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये रिस्पॉन्स टू आवर इमोशंस के हम रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं। फिर हम ये फीलिंग्स हमारी वेरी करती है इन डेप्थ इंटेंसिटी, अगेन लिंक टू इट है कि कैसे कि जिसको बहुत ज्यादा डेप्थ है में फील हो रहा है और इंटेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा, वो उतना रिएक्शन देगा, और इतना समटाइम्स ओवरवेलमिंग और अनमैनेजेबल हो जाता है कि हम आपे से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग योर इमोशंस जो है वो उसको सबसे पहले स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि आपने एक्सेप्ट करना होता है, एक्नॉलेज करना होता है। ये हम आगे चल के बात करेंगे।
लेकिन मेन इमोशनल रेगुलेशन यही है, दो तीन चीजें इसमें जो मेन है वो ये है कि आप उसको पहले फील क्या कर रहे हैं कि इमोशन क्या आ रही है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं कि कौन सी इमोशन है, नेगेटिव इमोशन कौन सी वाली है, और फिर उसका रिस्पॉन्स कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको थोड़ा बहुत जो है वो बताया गया, और इसी में ही आगे इसकी स्ट्रेटजीज भी हैं जो लिंक करती हैं इसी डेफिनेशन के साथ। इसलिए इसको जो है ना हमने जो है इसके चंक्स बना के यहाँ पे मैंने डाला है कि ताकि आगे जाके थोड़ा आपको समझ में आएगी कि जो स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगी तो वो कैसे इस डेफिनेशन से लिंक करती हैं। रीथिंकिंग अ चैलेंजिंग सिचुएशन टू रिड्यूस एंगर और एंजाइटी। कोई भी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन, बीइंग अ मदर हमें पता है कि हम डेली बेसिस पे कोई भी बच्चा एज का हो, चाहे वो न्यूबॉर्न हो, चाहे वो टॉडलर हो, इन्फेंट हो, प्री स्कूलर हो, टीनेजर हो, वो हमें टाइम टू टाइम चैलेंजेस देता है, चैलेंजिंग सिचुएशंस उसके थ्रू हमें मिलती हैं डेली बेसिस पे, और हमें उनको जो है डील करना होता है, और वो मोस्टली जो है वो हमें जो है वो एंगर, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन और इस तरह की चीजें जो है हमारी आ रही होती हैं। तो अब क्या है कि हमने इमोशनल रेगुलेशन के थ्रू हमने क्या सीखना क्या है आगे जाके, जो मैं आपको और बताऊंगी कि रीथिंक करना है उसके बारे में, उस चैलेंज के बारे में। तो बेसिकली इमोशनल रेगुलेशन क्या है कि रीथिंकिंग अ चैलेंजिंग सिचुएशन, कि हमने ताकि हम इसको रीथिंक करके इसको अपने आप को रिड्यूस कर सके, अपने एंगर और एंजाइटी को। अच्छा, आगे है हाइडिंग विजिबल साइंस ऑफ सैडनेस और फियर। अच्छा, पहले तो रेगुलेट इमोशंस कैसे करनी है, पहले उस चैलेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारी इमोशन आ रही है उसको रीथिंक करना है। फिर हमने साथ में अपनी सैडनेस और फियर और जो भी किसी किस्म के भी साइंस आ रहे हैं उनको थोड़ा हाइड करना है, स्पेसिफिकली मदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें बच्चे के सामने यही मेन जो है हमारा, कह लें कि हम हमारी स्किल सीखने की जरूरत होती है कि हम उसको उस तरह से शो ना करें। देखें, बीइंग एन एडल्ट हम जानते हैं कि अगर हमारे सामने कोई एडल्ट होगा तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं जो है वो कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं या अपने आप को जो है रोक लेते हैं। लेकिन बच्चा जो है क्योंकि माइनर होता है तो हम जो है वो सारी की सारी भड़ास निकालनी शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें हाइड करना होता है उसके सामने भी ताकि वो भी अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना सीखे। अच्छा, उसके बाद है फोकसिंग ऑन रीजंस टू फील हैप्पी और काम, कि हमने फिर अपने आप को फोकस करना है उन रीजंस के लिए कि कौन से रीजंस है जिसकी वजह से मैं अपने आप को काम करूं। हैप्पी तो मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलूंगी, ये ठीक है पार्ट ऑफ डेफिनेशन है, लेकिन हैप्पी तो एक बात की स्टेट है। पहले तो हमें अपने आप को काम करने की जरूरत होती है, पहले अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करने की, थोड़ा अपने आप को गुस्से को जो है ना वो कम करने की जरूरत होती है, या नेगेटिव इमोशन को नीचे लेके आने की जरूरत होती है। तो वो फोकसिंग ऑन दैट कि कौन क्या रीजंस हैं, और बीइंग अ मदर हमें पता है सबसे बिगेस्ट रीजन यही है कि हमारा बच्चा जो है वो उससे अफेक्ट ना हो, क्योंकि उसके बाद फिर जो है वो उसका गिल्ट बहुत बुरा होता है। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो मतलब उसको सिंपल डाउन करके, इसको सिंपल करके आपको आगे जो है, और बीइंग अ मदर जो मेरे भी खुद के एक्सपीरियंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। The capacity to influence one's experience and expression of emotion is a complex skill। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो हमारी कैपेसिटी है ना हमारा इस इमोशन को एक्सपीरियंस करने का, इसको अपने आप में के अंदर एक्सपीरियंस करने का कि इमोशन क्या हमें आ रही है, हम इसको एक्सपीरियंस करें, उसमें फिजिकल सिम्टम्स भी हैं, उसमें इमोशनली हम क्या, हमें इमोशन आ रही है। ठीक है, हम उसके बाद जो है कॉग्निटिवली हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसका पूरा एक्सपीरियंस होता है, इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं उसका इमोशन का। और फिर उसका एक्सप्रेशन, ये जो है इसको इस कैपेसिटी है और उसको इन्फ्लुएंस करने का जो है बेसिकली ये बेशक ये कॉम्प्लेक्स स्किल है, लेकिन ये इवॉल्व होती है विद थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द लाइफ टाइम इवॉल्व होती है। ये एक इसका बहुत अच्छा जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हमारी इमोशनल रेगुलेशन कभी भी फिक्स नहीं है। इट्स नॉट अ बायोलॉजिकली कंपोनेंट के एक जो है वो मोहर लग गई कि बस यही रहेगा, नहीं, वी इवॉल्व विद टाइम। हम अपनी लाइफ के साथ हर स्टेज पे चेंज होते हैं इमोशनली। जब हम बीइंग अ चाइल्ड होते हैं, टॉडलर होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा टेंट्रम जो है वो शो किए जाते हैं, बीइंग अ टॉडलर एक बच्चा करता है, तो उसमें भी हमारी वो इमोशनल रेगुलेशन वहां से स्टार्ट हो रही होती है। वैसे तो बीइंग अ न्यू बॉर्न स्टार्ट हो रही होती है, लेकिन वहां पे वो ज्यादा एडवांस फॉर्म में जा रही होती है आगे। और उसके बाद फिर जो है विद पैसेज ऑफ टाइम प्री स्कूलर, फिर उसके बाद स्कूल गोइंग, फिर उसके बाद आगे जब हम लोग टीनेज होते हैं उसमें भी हमारी
अच्छी खासी इमोशंस ऊपर नीचे होती हैं। उसके बाद ऐसा है कि उसके बाद ऐसा है कि हम लोग जो है जब जाते हैं आगे, यंग अडल्टहुड में जाते हैं। यंग अडल्टहुड में जाने के बाद भी हम डिफरेंट इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर फर्दर जो मदर, हमें पता है, हमने पिछली भी वर्कशॉप्स में हमने इस बारे में बात की है, सुना है कि कैसे हमारा पूरा जो ब्रेन है वो डेवलप होता है, कि हमारा टोटली इमोशनल कॉग्निटिव शिफ्ट आता है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल है। अच्छा, वैसे तो हमने पीछे भी डिस्कस करते, साथ साथ और भी एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे बड़ी एक कॉमन एग्जाम्पल है कि हम बच्चों पे जो है वो येल करते हैं, और उसके बाद जो है इमोशनल रेगुलेशन की एक डिसरेगुलेशन की बेसिक एग्जाम्पल है। और हम रेगुलेट ये है कि हम अपने आप को जो है ना, अगर हम उस टाइम में कंट्रोल करें, या जो है ना अपने आप को रोक लें एकदम, और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है जो हमारे बच्चों पे होता है, हम उसके आपको कंट्रोल कर लें, ताकि हम हमारी जो ओवरवेलमिंग सैडनेस है और वो चीज़ जो है वो बच्चे के ऊपर पोर्ट्रे ना हो, और वो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ना ले। यहाँ पे मैं थोड़ा चैट बॉक्स की तरफ आती हूँ। आप लोग मुझे काइंडली, आप लोगों के ज़हन में क्या क्या एग्जांपल आती है, जरूरी नहीं है एंगर ही हो, कोई भी नेगेटिव इमोशन है तो आप बताएं, अपने बच्चे से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन है या कुछ और है, क्या क्या एग्जांपल आपके ज़हन में आ रही है इमोशनल रेगुलेशन के हवाले से। जी बताएं चैट बॉक्स में, कोई एग्जांपल आप लोगों के ज़हन में क्या क्या आ रही है, जो अभी तक मैंने आपको इमोशनल रेगुलेशन हमने देखा है, सुना है आपने, उसके अकॉर्डिंग आपने कहाँ कहाँ। अच्छा, लास्ट, अभी लास्ट आप सब में से किसने क्या टेम्पर लूज किया अपने बच्चे के साथ। हम्म। सही। अच्छा, ठीक है। आयश आयशा, एक मिनट बताती हूँ। हाँ जी, सबसे पहले आयशा वही जो है, नहीं, सुंदस बता रही है कि वो शाउट करती है, ठीक है, वो येल करती है। आयशा जो है वो बता रही है कि फ्रस्ट्रेशन जो है जब आती है, जब वो बच्चा बात नहीं मानता, ठीक है, बिल्कुल, वो एक ये बड़ा कॉमन पॉइंट है, उसको कंट्रोल करने में फिर वो आउटबर्स्ट हो जाता है हमारा, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एंगर। ठीक है, वी आर गुड फॉर नथिंग, ये तो एक अलग चीज है, ये तो एक पूरा एक कॉग्निटिव जो है ना वो कॉन्स्ट्रक्ट बन जाता है हमारा या होते हम इमोशंस में ही हैं, लेकिन ये एक थोड़ा जो है ना कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने कहा है ना, वी आर गुड फॉर नथिंग, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। अच्छा, मेरी बेटी अगर बीमार हो जाए, सॉरी ये बार बार चैट बॉक्स चीजें मैसेज ऊपर नीचे हो रहे हैं। अच्छा, मेरी बेटी अगर बीमार हो जाए, कांट गिव हर मेडिसिन एंड यू, ये भी बात बिल्कुल ठीक है आपकी, कि बच्चे मेडिसिन लेने में बहुत तंग करते हैं, और हम ऑलरेडी पहले ही एंशियस हो रहे होते हैं, एनजाइटी हमारी पहले ही होती है कि अच्छा अब ये मेडिसिन देनी है इसको, ये एक टास्क है अपने आप में, वो नहीं लेगा क्या होगा, ऑलरेडी हम परेशान होते हैं बीमारी के हवाले से। ठीक है, ये भी आपने एग्जाम्पल बताई कि आप टॉय फेंक देती हैं, ये भी एक बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है सुंदस, जब हमारा जो है वो जवाब दे देता है स्टेमिना जो है, वो वेस्ट वाटर। ठीक है, डिफरेंट ट्रिगर्स, ये हम आगे भी बात करेंगे, डिफरेंट हर एक इंसान के अपनी एक विद पैसेज ऑफ टाइम ट्रिगर्स बन जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, वो एक ट्रिगर पॉइंट ये कि वेस्ट जैसे वाटर आपका है। बोल दो, गुस्सा आ जाए मैं लग जाती हूँ तो बेटा, ये भी एक बड़ा कॉमन है। और मैं बीइंग अ मदर बताऊं कि ये मैं भी एक आध दफा इस चीज से गुजर चुकी हूँ, कि मैं जो है वो रो पड़ी थी, और मेरे बेटे ने भी साथ रोना शुरू कर दिया, और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, और बड़ी बड़ी जो है वो परेशान कुन और सैड कर देने वाली चीज है। ठीक है, थैंक यू, आप लोग इंटरेक्ट करें, सारी इस तरह ही इंटरेक्ट करें। अच्छा, ठीक है, आप लोगों को समझ आई कि मैं क्या बात करी थी, कि क्या एग्जाम्पल हम यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें अभी हम आगे जो हमने अपनी एक्टिविटी भी करेंगे, चीजें करेंगे, उसमें साथ साथ आपको समझ आएगी कि ये अभी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके चीजें बता रहे हैं, उसका साथ साथ फिर आगे करते जाएंगे। सही। यस, हैपन टू बी वन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं।
जवेरिया अपना वो ऑफ कर लें काइंडली। ठीक है, अब हम यहाँ पे वही कॉन्टेक्स्ट ऑफ मदरहुड ही है, क्योंकि पहले हम इमोशनल रेगुलेशन को जनरली थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया था, लेकिन हम क्योंकि मदरहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो साथ साथ उसी को डिस्कस किया था कि वही है कि मदर की कैपेसिटी क्या है कि वो अपना एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था कि उसमें फिजिकल सिम्टम्स भी आती हैं, उसमें इमोशन क्या आ रही है आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी आती है, और उसके बाद जो है साथ में आप वो इमोशन क्या आ रही है, और फिर आप उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन ऑफ देयर इमोशंस। ठीक है, फिजिकल एक्सपीरियंस में आ रही है, फिजिकल सिम्टम्स आपकी बॉडीली सिम्टम्स आ रही हैं, और साथ में आपका जो है ना इमोशनल, आप क्या फील कर रहे हैं वो चीजें आती हैं, और फिर आपका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। और ये केयर गिविंग के कॉन्टेक्स्ट में वही है कि जब बच्चे के सामने जो है हम किस तरह से अपनी इमोशन को रेगुलेट कर रहे हैं, और हमारी ये कैपेसिटी जो है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हमने भी अभी आपने बहुत सारी एग्जाम्पल्स बताई थी कि व्हेन एज मदर वी कैन नॉट, जैसे यहाँ पे है प्रॉपरली मॉडरेट और एंगर फ्रस्ट्रेशन, और वो हम आउटबर्स्ट करते हैं, येल करते हैं, हर्ट करते हैं उनको, और कई दफा हम उनको इमोशनली, कॉग्निटिवली और फिजिकली भी हार्म करते हैं। तो ये जो है ये इमोशनल रेगुलेशन इस लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग जरा इसमें जो है वो स्लिप कर जाते हैं, और वो फिर जो है वो हमारे ना के खुद के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी बहुत बुरा साबित होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल रेगुलेशन जो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देखते हैं, इसमें ये इसी के अंदर इम्पैक्ट भी आ जाएगा ऑन आर पेरेंटिंग एंड ऑन चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट उसकी पूरी पर्सनालिटी, उसकी डेवलपमेंट हर लिहाज से, कॉग्निटिवली, इमोशनली, सोशली। तो और साथ में हमारी पेरेंटिंग कैसी है, उसके हमारी पेरेंटिंग कैसे इफेक्ट हो रही है, वो सारा इसके अंदर ही आ जाएगा। अभी हम इस बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसमें साथ साथ हम ये देख रहे हैं इम्पोर्टेंस, तो इसमें मुझे याद आया कि मुझे गिल्ट के बारे में भी पहले जब हम लोगों ने जब अनाउंस किया था ये इस वर्कशॉप के बारे में, तो मुझे दो क्यूरीज आई थी। एक गालिबन एक मदर ने कहा था गिल्ट के हवाले से, और एक मदर ने कहा था कि वो बर्नआउट के हवाले से बात हुई थी, जो उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया था, वो भी मैं साथ साथ इसमें बताऊंगी। अच्छा, पेरेंटल इमोशनल रेगुलेशन जो है वो उसका फंक्शनल पर्पस तो वही है कि इन फैसिलिटेटिंग सेंसिटिव रिस्पॉन्डिंग एंड केयर गिविंग बिहेवियर, सॉरी सेंसिटिव रिस्पॉन्डिंग, यानी कि आपको का जो रिस्पॉन्स है वो जो है वो जाहिर सी बात है सेंसिटिव है इस मामले में, कि आपको बहुत सेंसिटिव होकर रिस्पॉन्स देना है, और इमोशनल रेगुलेशन आपका इस सेंसिटिव रिस्पॉन्स को फैसिलिटेट करता है, आपका एज और आपका केयर गिविंग बिहेवियर को शेप करता है बेसिकली। कि यहाँ पे अभी हम ये नहीं देख रहे कि बच्चे की स्टेट क्या है, क्योंकि अभी इमोशनल रेगुलेशन हम सिर्फ मदर के हवाले से देख रहे हैं, उसकी खुद की। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें फिर आगे हो जाती हैं कि फिर बच्चे की स्टेट क्या है, फिर बच्चे की इमोशनल स्टेट क्या है, फिर वो अपना वो कैसे रेगुलेट करे, फिर दोनों की मिलके को रेगुलेशन कैसे हो। तो वो हम उन चीजों को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, हम पहले सिर्फ जो है वो यही बात करेंगे कि हमारी खुद की जो इमोशनल स्टेट है बीइंग अ मदर। तो ये बेसिकली जो हमारी इमोशनल रेगुलेशन है, पेरेंटल इमोशनल रेगुलेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा केयर गिविंग बिहेवियर है, उसको शेप करती है, उसको फैसिलिटेट करती है, हमारे रिस्पॉन्स को शेप करती है। कि जो बच्चा जो है वो हमें नहीं देखना कि उसका वो किस स्टेट में है, हमें अपने आप को देखना है पहले कि हमें जो है वो नेगेटिव स्टेट में नहीं जाना। और ये उसके अलावा इसमें आगे है कि हम जो है इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली, जो मैंने आपसे पहले भी बात की, कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग, मेंटल है, फिजिकल है, जो हमारा रिलेशनशिप है, हमारी बॉन्डिंग है उसके साथ, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो हम कौन सा बीच में यूज कर रहे हैं, और समटाइम्स हमारा इमोशनल रिएक्शन जो है वो हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल को भी बहुत अफेक्ट कर रहा होता है। अगर कोई जो है पेरेंट जो है वो बहुत ज्यादा येल कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, तो वो एक तरह का जो है वो बहुत एक्टिव किस्म का जो है वो एक्टिव और नेगेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल है। जबकि अगर कोई ऐसा पेरेंट है जो उसको मॉडरेट नहीं कर रहा अपने इमोशंस को, और वो अपने अंदर डाल रहा है अपने आप को, फ्रस्ट्रेशन को, तो वो जो है वो भी एक पैसिव है, और वो भी वो अपने लिए मदर जो है वो नुकसानदेह साबित हो रही है, क्योंकि वो जिसमें से एक मेरे मदर ने बात भी की थी मुझसे, जो बर्नआउट की बात की थी, उसमें यही है कि जब वो अपने अंदर डालती रहती हैं और उसको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं करती अपनी इमोशंस को,
बच्चे को, ठीक है, बच्चे को डील करने के लिए फॉर हर और हिज गुड वो अपने अंदर डाल रही हैं, उसको अपनी इमोशन को वैलिडेट नहीं कर रही हैं, इमोशन को नेम नहीं प्रॉपर दे रही हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो वो फिर क्या होता है कि वो फिर एक टाइम आता है, वो अगर एक हफ्ता 2 हफ्ता वो बड़े ही आराम से प्यार से बात कर रही हैं बच्चे से, हर जगह पे उसको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की कोशिश कर रही हैं कि मैं इसके ऊपर जो है ना वो येल आउट ना करूं, और वो फिर एकदम फिर एक दिन जो है ना वो पूरा जो है ना वो बाहर लावा निकलता है, और वो फिर ज्यादा बुरे तरीके से निकलता है। तो वो भी एक रॉन्ग वे ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ इमोशंस है। तो वो भी हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। तो किस तरह से ये इम्पोर्टेंस है और किस तरह से ये पेरेंटिंग पे इफेक्ट करे, मैं आप ये सारी चीजें काफी ओवरलैपिंग हैं, तो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। पेरेंट्स की जो इमोशन रेगुलेशन है और जो उसका इमोशनल एक्सपीरियंस है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ओवरऑल फैमिली की वेलबींग पे भी हैं और चाइल्ड के आउटकम्स पे भी हैं। यानी कि रिसर्चेस बताती हैं कि अगर पेरेंट्स जो हैं दोनों या दोनों में से कोई एक भी जो है वो बहुत ज्यादा एंगर आउटबर्स्ट शो कर रहा है, तो वो बच्चे में भी आएगा। और क्योंकि बच्चे हमें इमिटेट करते हैं, वो तो हमें देख के जो है वो सारा कुछ फॉलो कर रहे होते हैं। तो मोंकी सी मोंकी डू वाला का होता है सब। तो वो भी जो है, और हमने कई दफा अगर हम लोग नोट करें माइंडफुली देखें तो अपने पूरे प्रेजेंट माइंड के साथ, तो कई दफा डिट्टो कॉपी कर रहे होते हैं बच्चे हमें, यानी हमें हमारे वर्ड्स को, हमारे स्टाइल को, हमारी टोन को, हमारी बॉडी लैंग्वेज को, हमारी इमोशनल जो रिएक्शन होता है उसको पूरा एक कार्बन कॉपी जो है ना वो हमें सामने नजर आ रही होती है कि जैसे पूरा एक ये जो है ना रिप्ले हो चल रहा है। इमोशनल रेगुलेशन जो है, इसलिए हमें जाहिर सी बात है अपनी इमोशनल रेगुलेशन जो है उसको बहुत सेंसिटिवली लेके चलना है और देखना है, ताकि वही चीज जो है कि वो जो जनरेशनल ट्रॉमा जो है वो आगे मजीद ना जाए, उस पर स्टॉप लगे। इमोशनल रेगुलेशन जाहिर बात है की कंपोनेंट है हेल्दी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की एक बच्चे की। क्योंकि बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, आपको भी सबको अंदाजा होगा कि बच्चा जो है जब दुनिया में आता है तो वो सब कुछ उसका उसके माँ बाप होते हैं। हमारे ही थ्रू, हमारी नजरों के थ्रू वो पूरी दुनिया सबसे पहले देखते हैं। मेन केयर गिवर्स, मेन रिलेशनशिप सबसे पहले हम हैं उनके। तो वो बीइंग अ मदर जो है वो फिर हमारी नजरों से जब वो दुनिया देखते हैं, अगर हमारे साथ उनका कोई रिलेशनशिप बॉन्डिंग खराब होगी या हमारी वजह से उनकी इमोशनल डेवलपमेंट डिस्टर्ब होगी, तो वो उनकी सोशल डेवलपमेंट भी डिस्टर्ब होगी। हमारे साथ रिश्ता खराब होगा, बॉन्डिंग खराब होगी, तो बाकी रिश्ते भी इफेक्ट होंगे। तो इसलिए उसकी जो है ना, उसकी ना सिर्फ इमोशनल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, सोशल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, बल्कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक बच्चा जो स्ट्रेसफुल होगा, स्ट्रेस वाले जो है ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में रहेगा, जहाँ पे इमोशनल रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है, पेरेंट्स की या मदर की डिसरेगुलेशन है, वो फिर बच्चा जो है वो स्ट्रेस में रहेगा, उसकी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी। उसकी बॉडी जो है वो ना हेल्दी रहेगी फिजिकली। वो कॉन्स्टेंटली उसकी बॉडी, उसके ब्रेन को ये मैसेजेस जा रहे होंगे कि योर बॉडी इज इन स्ट्रेस, या तो फ्लाइट रिस्पॉन्स इख्तियार करो या फाइट रिस्पॉन्स इख्तियार करो, और वो बॉडी इन स्ट्रेस है, तो वो कैसे हेल्दी होगी? हेल्दी किसी भी तरह से डेवलप नहीं होगा। फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू ईआर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हम जितने जनरल फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे जो मोस्ट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड हैं। बहुत जो माइनर माइनर लिमिटेशंस एक्सेप्शंस हैं वो फर्क है, वो जो इतना इफेक्ट नहीं डाल रही है, मेजर मेजर जो हैं वो उनको दिखेंगे। यहाँ पे बेसिकली 3 सोशल कॉग्निटिव फैक्टर्स की बात की गई है। सबसे पहले बिलीव्स अबाउट कंट्रोलेबिलिटी एंड सेल्फ एफिकेसी। अच्छा, ये जो कंट्रोल के हवाले से बिलीफ आता है ना हमारे अंदर, ये भी हम जो शेप कर रहे होते हैं, ये भी हम अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से, अपने मदर से ले रहे होते हैं। और वो बिलीफ ऑफ अबाउट कंट्रोलेबिलिटी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ मर्द जो है वो मोस्टली, अब तो काफी हद तक चेंज भी आ गया, लेकिन एक जनरली होता है पर्सपेक्टिव के फादर ऑफ द हाउस या हेड ऑफ द हाउस को एक बड़ा वो जो है रोबदार और एक वो है माना जाता था, और गुस्से वाला, और वो और ये माना जाता था बिलीफ कि वो ऐसा ही होना चाहिए, उसको ऐसा ही होना चाहिए। तो वो उसका एक खासा है, या वो उसकी एक जो है ना वो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है, या उसका पार्ट ऑफ रोल है। तो वो जो है नॉर्मल है। यानी अगर फादर से बात करते हुए बच्चे डर रहे होते थे बहुत ज्यादा, मोस्टली मदर्स के साथ ही कम्युनिकेट करके कहते थे कि हमारी बात भी आगे पहुंचा दें, वो उनकी कोई बॉन्डिंग या उस तरह से चीजें नहीं है। जो जो कि अब फादर्स के रोल काफी चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये जो बिलीव्स अबाउट कंट्रोलेबिलिटी है ना, ये इस तरह ही शेप अप होते हैं। अब वो अगर फादर फिगर घर में ऐसा है, अब उसको ही देख के सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अच्छा नहीं, ये इसका रोल ऐसा है तो ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही गुस्सा करेगा, ये इसका नॉर्मल है।
और फिर वही आगे जो घर के बाकी बच्चे हैं जो मेल हैं, बॉयज हैं, जो मेल हैं या बॉयज हैं, वो आगे जाके जब प्रॉपर मैन बनते हैं वो भी वही रोल अपना अपना रहे होते थे। तो मतलब वो एक कि हमने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है उसको एज अ बिलीफ वहां से उठा रहे हैं, ठीक है। और उसी को अपनी सेल्फ एफिकेसी की भी यहाँ बात हो रही है, उसी को अपनी जो है ना वो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, पार्ट ऑफ आइडेंटिटी बना लेते थे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मदर इन लॉस के बारे में एक पर्सपेक्टिव है, होता था कि अभी भी कई जगह पे है। वही बात है कि अब काफी चीजें चेंज भी हो रही हैं, लेकिन मदर इन लॉस के इन एक सर्टेन रोल में उनकी एक इमोशन रेगुलेशन होती थी, यानी इमोशनल एक्सप्रेशन होता था, और ये जी उसको नॉर्मल माना जाता था। वो नेगेटिव भी है तो नहीं, अच्छा ये तो पार्ट ऑफ हर रोल है। तो ये बिलीफ सिस्टम जो है ना, ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से भी इमोशनल रेगुलेशन इफेक्ट होती हैं। सेकंड है कि वैल्यूज और गोल, हमारे वैल्यूज क्या हैं, हमारे कल्चरल वैल्यूज जैसे हमारी हैं, उसमें भी अगेन के जो है ना यहाँ पे मदर्स के हवाले से मैं ये कहूंगी कि मदर्स के हवाले से जो है ना एक वैल्यूज बन गई हुई है कि मदर जो है वो हाउस होल्ड काम करेगी और ये सारा कुछ करेगी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर मदर जो है इमोशनली रिएक्ट भी करती थी। हालांकि बीइंग अ मदर, अगर हम सोचें इसको गौर से देखें, हम सब भी इस चीज को थोड़ा समझते हैं बीइंग अ मदर के हम हमारा जो हमारे चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप है वो कितना रिवॉर्डिंग है। अगर हम गौर करें कि हमारा अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग घर के काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा होता, हमारा दिल कर रहा होता है कि हम हमारे बच्चे के साथ खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन हमारे हमें काम नजर आ रहे होते हैं। वो हमारी कल्चरल पार्ट ऑफ कल्चर है कि जी, और पार्ट ऑफ लाइफ भी है कि हमने घर के काम करने, लेकिन वो क्या है कि हमारे पार्ट पार्ट ऑफ कल्चर इस तरह है कि हमें कोई फैसिलिटेट उस तरह नहीं कर रहा होता, या वो कहता है कि अच्छा नहीं नहीं ये जो है काम जरूरी है, पहले बच्चे तो ऐसे तंग करते हैं, ये तो ऐसे ही चिपकते हैं, तो ऐसे ही करते हैं, और ये तो जो है ना ऐसे ही इनको आदत पड़ जाएगी, और इनको ज्यादा जो है ना साथ जो है ना वो करने की जरूरत नहीं है, ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो ठीक, कहीं कई एरियाज के हवाले से, पॉइंट के हवाले से ठीक भी है, लेकिन उन वैल्यूज को फॉलो करने के चक्कर में जो है, जो हमारा बच्चों के साथ बॉन्डिंग है या उनको हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स है ना, वो शेप अप हो रहा होता है। फिर हम उस तरह उनको इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। फॉर इंस्टेंस के हम, अगर हम बच्चों को प्यार करना चाह रहे हैं लेकिन हम जो है वो नहीं उस तरह से उनको रिस्पॉन्स दे रहे होते, और फिर हमारे गोल्स यही कि हमने घर के काम देखने करने हैं, और उस गोल्स में कई दफा उन भी रोल्स में भी बीइंग अ बहू, और जो है वो बीइंग अ वाइफ भी, और बहुत सारी चीजें। तो बीइंग अ सम टाइम होस्ट, जैसे हमारे घर दावतें हो रही होती हैं और मदर भी होते हो आप, लेकिन आप बच्चे की उस वक्त उसको स्नब कर रहे होते हैं, अच्छा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं अभी तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। तो यानी ये हमारे इमोशनल रिएक्शंस शेप अप हो रहे होते हैं। थर्ड है स्ट्रेटजीज और कॉम्पिटेंसीज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपनी स्ट्रेटजीज क्या यूज करते हैं, कॉम्पिटेंसीज हमारी कैसी हैं। मतलब अगर हम जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने अभी बताया कि हम कह रहे होते हैं कि जी नहीं जाओ भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, ये है, जाओ मेरा सर ना खाओ भी, मुझे बहुत काम है, आज दावत है घर में, मैंने काम करना है बहुत ज्यादा, या मैंने आपकी दादों को देखना है, उनका काम करना है, या मैंने आपके बाबा का काम करना है। तो उसमें अब क्या है कि हम यहीं पे अगर हम स्ट्रेटजी देखें, वो किसी कोई मदर है उनको नहीं स्ट्रेटजी यूज करनी आती, या उनको अवेयरनेस नहीं है, या उनको नहीं पता, तो वो इस तरह से बात करेंगी और उस तरह से इमोशनल रिएक्शन देंगी, और वो जाहिर बात है नेगेटिव है। यहीं पे अगर हम देखें तो हम बच्चे की बात सुने आराम से, प्यार से उसको पूरा एड्रेस करें, उसकी तरफ पूरा उसकी हाइट लेवल पे बैठ के उसके जो है ना पूरा अपना जो है ना वो बना के, उसके साथ आई कांटेक्ट बना के उससे बात सुने उसकी, और फिर उससे कहेंगे बेटा देखो इस तरह मम्मा को ये काम भी है, लेकिन आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं आपको ये इतना काम अपना कर लूँ और इतनी देर में मैं आपको फिर इतना टाइम दूंगी। मतलब ये एक स्ट्रेटजी है, बड़ी सिंपल सी, लेकिन आप प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे यानी कि अगर आप क्या स्ट्रेटजी यूज करें उसकी बेस पे आपकी इमोशनल रिएक्शन बहुत शेप होती है, ये एक फैक्टर है, और वो इफेक्ट भी करती है फिर बच्चे को आगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे वेरियस फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स जैसे मैंने आपको बात की बहुत सारे हैं, जेनेटिक डिस्पोजिशंस भी हैं, और न्यूरोबायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज भी हैं। जैसे कि जेनेटिक डिस्पोजिशंस में कई दफा होता है कि मिजाजन जो है, मदर जो है वो गुस्से वाली होती है बहुत ज्यादा। जैसे अक्सर किसी से पूछो कि भाई आपकी मदर कैसी हैं, तो कहीं आपकी मदर कैसी थी जब आप छोटे थे, तो वो कहते हैं जी बड़ी सख्त थी, बहुत डिसिप्लिन के मामले में सख्त थी, और सख्त मिजाज खातून थी। मतलब एक मिजाज उनका होता है, वो जेनेटिकली भी होता है, और वो भी इस तरह से पली बड़ी होती हैं, तो वो भी उस हिसाब से जो है ना उनका एक
पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन गया होता है। फिर न्यूरोबायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे हैं, जिसमें जो है बहुत सारी, कई दफा ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई बच्चे हैं जो कि पर्सन है जिसके अंदर कोई बायोलॉजिकल जो है ना, वो एक कह लें कि न्यूरोलॉजिकली उसमें कोई मसला है ब्रेन में, और उसकी वजह से उसको, वो अपने आप को इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकता, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बायोलॉजिकल पीछे, जिसकी वजह से उसका यहाँ पे कंट्रोल लूज है, तो वो भी आगे फिर निकल के आती हैं प्रॉब्लम्स, इसमें जो है ना वो फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ इमोशनल रेगुलेशंस की जो एबिलिटीज हैं वो डिफरेंट उनकी इफेक्ट होती हैं वहां से डिफरेंट एज ग्रुप्स में। अच्छा, कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स हैं जिसमें से कि आपको जो है प्रैक्टिस करने का या अपॉर्चुनिटीज जो है वो कैसे मिल रही हैं। अब समटाइम्स होता है घर के आपका माहौल ऐसा होता है कि जिसमें बहुत ज्यादा गुस्से वाले मिजाज वाले लोग हैं, या आपकी मदर हैं और वो हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ऐसा मेंटोर मिल जाता है कि जो आपको सिखा सकता है, लर्न करा सकता है, प्रैक्टिस करा सकता है इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है। कि फिर आप उसको सीखते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, रोल प्ले के थ्रू, आप अपने मेंटोर को देखते हुए, ठीक है। कोई भी हो सकता है। समटाइम्स ये होता है हमारे यहाँ के मदर अगर बहुत ज्यादा इस तरह की टॉक्सिक किस्म के ट्रेट्स के साथ हैं, तो घर में जो दादू होती हैं वो बहुत प्यार करने वाली होती हैं, और वो आपको जो है ना एक बेहतर तौर पे एज अ मेंटोर रोल प्ले कर रही होती है। तो इस तरह से अगर आपको लाइफ में कोई मिल जाए और आपको सिखा दे और आपको पता चल जाए कि अच्छा जी इमोशनल रेगुलेशन इस तरह करनी है, ताकि जब आप मदर बने तो आप जो है वो इमोशनली अपने आप को रेगुलेट कर सकें, ये बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये है। फिर इन्वेंसी एंड चाइल्डहुड है, और फैमिली इन्वायरमेंट जो है वो क्रूशल है कि जी इस मामले में कि रेगुलेट करने में। ऑफ कोर्स फैमिली इन्वायरमेंट, जैसे मैंने अभी आपको दादू की एग्जांपल दी कि इन्वायरमेंट ओवरऑल जो है वो मिलके बनता है। तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी हैं, तो आपके घर में जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से आपकी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं, ज्वाइंट फैमिली में जितने लोग हैं उतने लोगों के साथ आपका एक्सपोजर है, वो किस तरह से फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप सीख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है पेरेंटल रिलेशनशिप जो है वो भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। तो सॉरी, मेरी ये लिड थोड़ी